नमस्कार दोस्तों, बालाजी एजुकेशन बरेली में आप लोगों का स्वागत है। अपने लोग बायोलॉजी में कोशिकांग पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में अपने लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन देखा था कि किसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की किसने की। आल्टमैन जी ने, रिचर्ड आल्टमैन ने, लेकिन जो नाम दिया था वो बेंडा जी ने दिया था, सी बेंडा। उन्होंने उसका नाम दिया था। कुछ लोग का मानना है कि सी बेंडा जी ने ही खोज की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऑप्शन में रिचर्ड आल्टमैन है तो रिचर्ड आल्टमैन ज्यादा सही आंसर माना जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्किंग देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये दोहरी झिल्ली से बना होता है। ये आप लोगों को मैंने दिखाया ही है पिछली वीडियो में। ये फिंगर, ये दोहरी झिल्ली है, एक ये और एक ये, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो फिंगर लाइन स्ट्रक्चर होता है इनर मेम्ब्रेन पे, इसे बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में होता है। और मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि आप लोगों के उतने नाम नहीं होंगे जितने इसके नाम है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो कोशिका के लिए एनर्जी देता है वो अणु का निर्माण करता है, और उस अणु को बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बहुत सारे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। या एनर्जी के अणु कौन से जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। जैसे अपनी बॉडी के लिए ग्लूकोज एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो अपनों को क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज। क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से अपने लोगों को एनर्जी मिलती है। उसी प्रकार जब सेल के लिए कौन एनर्जी जनरेट करेगा? सेल के लिए एनर्जी जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल या जनरेटर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और ये अणु कौन कौन से होते हैं जो एनर्जी के अणु होते हैं? वो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। इसकी जो वर्किंग होती है वो दो भागों में डिवाइड है। एक इन प्रेजेंस ऑफ O2, मतलब O2 की उपस्थिति में, और एक अब्सेंस ऑफ O2, O2 की अनुपस्थिति में, या O2 कम मात्रा में यहाँ पर होता है, उसकी बात कर रहे हैं। इसे नाम दिया गया, पहले का नाम दिया गया एरोबिक या वायवीय श्वसन, और दूसरे का नाम दिया गया अनएरोबिक या अवायवीय श्वसन। अनएरोबिक इन अब्सेंस ऑफ O2 और एक इन प्रेजेंस ऑफ O2। वायवीय रेस्पिरेशन सबसे पहले देखते हैं। नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जंतु और पादप दोनों के लिए एक जैसी क्रिया है। जो वायवीय या रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसकी जो क्रिया है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए सेम। जो प्लांट और एनिमल के लिए जो यहाँ पर है, इसमें 36 से लेकर 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। रेस्पिरेशन। अवायवीय नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है कि एरोबिक रिएक्शन में प्लांट और एनिमल की जो कोशिका होती हैं उसमें कितने एटीपी अणु रिलीज होते हैं? 36 से 38 मॉलिक्यूल, और CO2 गैस रिलीज होती है। अब बात करते हैं अवायवीय। ये अनएरोबिक
रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आइए रेस्पिरेशन। इसमें दोनों के लिए अलग है, प्लांट के लिए अलग है और एनिमल सेल के लिए अलग है। पादप सेल के लिए ये 2 एटीपी और एथिल एल्कोहल। बहुत सारे पदार्थ होंगे, उसकी आपने कोशिका भाग से कुछ एक लिक्विड निकलता हुआ देखा होगा। वो अवाइडीय, वो किसके, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वहां पर तुमने ये पदार्थ ज्यादा निकलते हुए देखा होगा प्लांट से। ये 2 एटीपी के अणु और एथिल एल्कोहल उसकी ब्रांचों से निकलता है। अब बात करते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल का क्या है, मतलब जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के लिए अणु तो 2 एटीपी रहेंगे, 2 अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 2 अणु, लेकिन यहां पर एक एसिड निकलता है जिसका नाम है अम्ल का लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, यहां पर ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, एक बार एसएससी जेई में पूछा गया कि मानव शरीर में थकान होने का क्या कारण है। ऑप्शन दिए गए थे, बहुत सारे एसिड्स के ऑप्शन थे, तो उसमें एक ऑप्शन था लैक्टिक एसिड। मानव शरीर में थकान का कारण है लैक्टिक एसिड। और एक नोट डाल के लिख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम का भंडारण कौन करता है। कैल्शियम का भंडारण कौन करता है, तो कैल्शियम का भंडारण भी माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया था कि इसके पास खुद का डीएनए है। क्या है, इसके पास खुद का डीएनए है, और वो डीएनए कैसा है, वो डीएनए है सर्कुलर। ये सर्कुलर डीएनए है, तो ये क्या है, सर्कुलर डीएनए किसमें, किन जीवों में होता है, प्रोकार्योटिक, प्रोकार्योटिक जीवों में होता है। और जबकि अपने पढ़ कैसे रहे हैं, यूकार्योटिक में, मतलब पादप कोशिका, जंतु कोशिका को पढ़ रहे हैं, तो प्रोकार्योटिक इन यूकार्योटिक सेल। ये एग्जांपल है प्यूकार्योटिक, प्रोकार्योटिक इन यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक इन यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक इन यूकार्योटिक सेल का एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया। और जब इसमें जो खुद का डीएनए है, तो इसे क्या बोलते हैं, 17S राइबोसोम्स भी होंगे, क्योंकि ये प्रोकार्योटिक के लक्षण दिखा रहा है। और बात करते हैं डीएनए, क्या इसी के पास खुद का डीएनए है। कोशिकांग, जितने बहुत सारे भी कोशिकांग हैं, क्या उनमें क्या केवल इसी के पास खुद का डीएनए है? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 और होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा 2 और ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास खुद का अपना डीएनए है। दूसरा है केंद्रक और तीसरा है प्लास्टिक, यानी कि लवक। क्लोरोप्लास्ट होता है, वो लवक में ही आ जाएगा। डीएनए के अलावा जो जिनके पास डीएनए है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा 2 और हैं, केंद्रक और लवक। प्लास्टिक, न्यूक्लियस और प्लास्टिक। इसीलिए जिसके इनके पास खुद का अपना डीएनए है, इसीलिए इसे बोलते हैं सेल विद इन ए सेल। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर कोशिका, सेल के अंदर सेल। तो ये क्या है, प्रोकार्योटिक इन यूकार्योटिक सेल। तो इतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया से, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट कोशिकांग अपने देखते हैं केंद्रक। इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, इसे ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल क्या रीजन है, क्यों?
नियंत्रण और समन्वय बनाता है सभी कोशिकांगों के साथ। जो जितने भी कोशिकांग हैं सबको नियंत्रित करना और उन सबके साथ जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनको समन्वय के साथ बैठाना, कोशिकांग सभी कोशिकांगों का नियंत्रण करना और उनकी क्रियाओं में समन्वय बैठाना, ये काम किसका है? न्यूक्लियस का है। इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। बात करते हैं खोज किसने की। बेटा खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की है। जो मैं आप लोगों को कोशिका की खोज हुई थी उसी समय मैंने आप लोगों को बताया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के लिए जो न्यूक्लियस है इसकी खोज की थी। बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। यहां पर कुछ अंतर होता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में केंद्रक को लेकर। सामान्यतः ये गोलाकार और ये गोलाकार है। दोनों मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं, एक प्लांट सेल के लिए, एक एनिमल सेल के लिए। ये प्लांट के लिए है और ये है एनिमल के लिए। क्या अंतर है दोनों में? अभी तो दोनों में एक एक लेयर मैंने बनाई है। एनिमल सेल में एक और लेयर होगी और जो आउटर लेयर होगी इसे सेल वॉल बोलेंगे। सेल वॉल बोलेंगे। जो अंदर वाली होगी इसे तो प्लाज्मा लेयर बोलते हैं। प्लाज्मा लेयर। और इसमें जो लेयर होगी चेंज कर देते हैं, इधर प्लांट लिख देते हैं और इधर एनिमल लिख देते हैं। देखते हैं अब प्लांट सेल में अंदर वाली प्लाज्मा लेयर हो गई और बाहर वाली सेल वॉल हो गई। और इधर एनिमल सेल में जो सेल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। अब इस यहाँ पर जो एनिमल सेल होती है इसमें जो केंद्रक होता है वो इसके बिल्कुल सेंटर में उपस्थित होता है, बिल्कुल बीचों बीच। बिल्कुल बीचों बीच प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये उपस्थित होता है न्यूक्लियस। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की तरफ सटा हुआ होता है एक तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में जो वैक्यूल या जो रिक्तियां होती हैं वो बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं, जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, क्योंकि प्लांट का साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वहां पर रिक्तियां हैं या वैक्यूल हैं जो बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं। ये सामान्यतः गोलाकार है जो जंतु कोशिका में बिल्कुल सेंटर पर और पादप कोशिका में सेल वॉल की तरफ हटा हुआ होता है, जो मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाया है। और मैंने जो आप लोगों के लिए 2 वीडियो पहले एक प्लांट सेल का एक डायग्राम बनाया था, उसमें भी मैंने जो न्यूक्लियस था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ही झुका हुआ बना के दिखाया। ये टोटल सेल का 10% होता है। जो टोटल सेल का वॉल्यूम होता है उसका जो केंद्रक का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 10%। और ये जो न्यूक्लियस है ये भी दोहरी झिल्ली से कवर्ड होता है। ये न्यूक्लियस है ये भी दोहरी झिल्ली से कवर्ड होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म फिल रहता है। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियस करता क्या है। न्यूक्लियस के पास थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर होता है। क्या? थ्रेड लाइन, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस के पास, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स क्या कहते हैं? ये क्रोमोसोम्स जीन को कैरी करते हैं। और जीन क्या करके कैरी करते हैं? जीन हमारी हेरिडेटरी यानी हमारी अनुवांशिकता को कैरी करते हैं। हमारी अनुवांशिकता क्या? जैसे मेरे पिताजी के गुण मुझ में आए, मैं अपने पिताजी की तरह दिखता हूं। किस कारण दिखता हूं? डीएनए के कारण। और डीएनए क्या है? जीन का ही एक पार्ट। तो इसे इनहेरिडेटरी के थ्रू ही हमारा
क्रोमोसोम्स कैरी करता है। क्रोमोसोम्स क्या, जीन को कैरी करते हैं। मैं यहाँ पर ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसके थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है, ये पूरी एक सेल है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस को बाहर निकाला। न्यूक्लियस को बाहर निकालकर इसे माइक्रोस्कोप से देखा। हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब धागे नुमा आकृति। हमने ये धागे नुमा आकृति को भी जब बाहर निकाला और देखा तो हमें कुछ क्रोमोसोम्स इस तरह से दिखाई दिया, जो कि क्रोमोसोम्स है जो कि मिलकर बना होता है डीएनए और प्रोटीन से। और ये जो प्रोटीन होती है इसे बोलते हैं हिस्टेन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही ज्यादा। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टेन प्रोटीन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नोट डालकर ये और लिखेंगे, मैंने आप लोगों के लिए लिखवाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ये फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गन है। ओरिजिनेटेड मतलब जिसकी उत्पत्ति, फर्स्ट उत्पत्ति हुई हो। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है केंद्रक की, तो ये फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गन है, मतलब कि जो पहले खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया ऑर्गन कौन सा है, केंद्रक है। सबसे पहले खोजा गया ऑर्गन क्या है, केंद्रक है। जितना केंद्रक के बारे में पढ़ा दिया गया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, खासकर एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, इन सब में इससे बाहर एक भी कोशिकांक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट कोशिकांक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन है। मतलब मेम्ब्रेन बॉन्ड क्या है, मेम्ब्रेन इस ऑर्गन्स भी बाउंड है, कवर्ड है बाय मेम्ब्रेन, एक झिल्ली के द्वारा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके द्वारा, अंतःस्रावी जालिका किसके द्वारा, एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है। मैंने जब आप लोगों के लिए प्लांट सेल का डायग्राम बनवाया था तो उसमें मैंने आपको ये जिग जैग वाला स्ट्रक्चर दिखाया था, और उसमें भी इसके ऊपर जो रेड कलर के डॉटेड डॉटेड दिखाए हैं, ये अलग और एक में बिल्कुल डॉट नहीं है, बिल्कुल प्लेन बना हुआ है। तो जो इसमें डॉटेड डॉटेड है ये इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये इसके ऊपर चिपके हुए रहते हैं, इन्हें जब छुओ, मतलब इन्हें जब स्पर्श करते हैं तो ये खुरदरा प्रतीत होता है, तो इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये दूसरा है जिसके ऊपर कोई भी चीज हमें नहीं दिखाई दे रही है, वो कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए कहा गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो प्रकार के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात करते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर जो ये खुरदरा है जिसे हम स्पर्श करते हैं, खुरदरा लगेगा, ये क्या है, ये है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम क्या है, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये क्या, ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। जहां इसका नाम से यह प्रतीत हो रहा है इंडो, इंडो का मतलब होता है इनर, और रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क। ये जिग जैग नेटवर्क होता है इनर एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस से कनेक्ट होते हैं दोनों, चाहे रफ हो या स्मूथ, दोनों रेटिकुलम न्यूक्लियस से कनेक्ट होते हैं, और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। अब इनकी वर्किंग देख लेते हैं दोनों की अलग अलग, की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या वर्किंग है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या वर्किंग है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये चिकना दिखाई देता है, क्योंकि इसकी सतह पर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है। और वहीं पर रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण ये तुम्हें खुरदरा दिखाई पड़ता है।
जब इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं है तो क्या ये प्रोटीन बनाएगा? ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा लिपिड या फैट। ये बनाता है लिपिड, इंपॉर्टेंट डाल लेना। ये क्या बनाता है? ये मेक ए लिपिड एंड फैट। और दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट डाल के रखना, ये बनाता है प्रोटीन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा प्रोटीन। तो हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी अध्ययन किया है। इसके बाद हमारे पास दो और कोशिकांग बचे हैं, जिन्हें बोल, एक है वैक्यूल रिक्तियां, एक है रिक्तियां और दूसरा है लाइसोसोम्स। तो इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।